अच्छा भाई, अमेरिका में एक अच्छी जॉब किस तरह हासिल की जाए, और अगर जॉब लग भी जाए तो यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, जॉब पे प्रोग्रेस किस तरह कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या किस तरह अच्छे बच्चे बन के अपनी करियर में आप एक्सेल कर सकते हैं, ये सारी बातें के जवाब ढूंढने के लिए आज मेरे साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जावेद सूटी साहब मौजूद हैं। तकरीबन 22 साल से अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म की कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब्स कर रहे हैं, काफ़ी एक्सेल किया है थ्रू आउट अपने करियर। कराची से ताल्लुक है, एनईडी यूनिवर्सिटी से। जावेद सूटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं आपके नाम के साथ साहब यूज़ किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? जी। तो जावेद भाई, भाई तो सही है ना? चलें। जी जी जी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी, मेक इट सिंपल। हम ये करते हैं कि लोगों को, जो लोग कभी भी यहाँ पे नहीं आए या अभी अभी यहाँ पर आए हैं, जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उनको अपना करियर स्टार्ट करना है, उनको स्टेप बाय स्टेप कुछ हम आज इस वीडियो के जरिए वो देना चाहते हैं कि किस तरह उन्हें ये नेविगेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको पूछता हूँ जावेद भाई, मुझे जॉब चाहिए, मुझे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ओके। अच्छा। तो एक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये अमेरिका है और यहाँ पर जॉब मिलना टफ़ है। तो यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ही इजी है, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। और उन प्रोटोकॉल्स के लिए लाइक आप अपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, या अगर आपने मास्टर्स किया है 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, उसको आपको जब इतना टाइम आप अपना गुजारते हैं तो कुछ एक उसको कहते हैं कि 1 क्रेडिट आवर्स का कोर्स आपको कर लेना चाहिए। यानी कि वो कोर्स नहीं होता है, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट होती है कि रेज्यूमे राइटिंग और इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं आएगा, पहले आपको रेज्यूमे, जिस तरह वुजू नमाज की कुंजी है Right. तो रेज्यूमे जो है ना वो तो सबसे पहले रेज्यूमे पे आपको सबसे ध्यान पहले देना है। आपको रेज्यूमे को फोकस करना है कि आपको अपने आप को सेल किस तरह करना है। Right. आप उसको इस तरह से ले लें कि हर किसी को एक एक्सपीरियंस होता है कि रिश्ते के लिए जाते हैं तो वो आप अपने आप को अपना बायोडेटा और वो आपको देखने के लिए बुलाते हैं, तो वो चेक कर रहे होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए वो आप उसको मीट करते हैं या नहीं करते। अच्छा, उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, मुझे पता है जब मैं भी यहाँ पे आया था, मैं अपना रेज्यूमे बिल्ड कर रहा था, मुझे शुरू से भी खैर ये आदत थी, मैं कोई इतना, एंड आई थिंक हम लोगों को भी एडवाइस करेंगे कि रेज्यूमे वो जो होता है ना कि डेडिकेटेड इंडिविजुअल, ये वो जो शायरी लिखते हैं उस पर मेरे ख्याल से ध्यान कम दें। फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस एंड टू द पॉइंट कि आपके स्किल्स क्या हैं, वो शुरू में रेज्यूमे में सबसे ऊपर लिख दें। जो जॉब तलाश करने वाले, हायर करने वालों को इतना टाइम नहीं होता कि आपकी शायराना रेज्यूमे पढ़े, वो टू द पॉइंट उनको की वर्ड जो है आप बता दें। और एक अच्छा तरीका तो ये है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कीवर्ड आजकल तो कंप्यूटर से ढूंढते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और उसमें जो जो कीवर्ड्स हैं वो आपके रेज्यूमे में डाल दें। इज दैट राइट? जी जी जी। लेकिन इससे पहले देखें, यहाँ पे आप पाकिस्तान से आए हैं या किसी भी कंट्री से आए, इंडिया से आए या कोई भी कंट्री ले लें, आपको पहले ये देखना है इसमें कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और कौन सी स्टेट में और कौन सी जगह पर आपकी डिमांड है, जो आपका एक्सपीरियंस है या आपकी एजुकेशन है। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो फिर आपको जाके शिकागो में या कैलिफोर्निया में या नॉर्थ कैरोलिना में इन जगहों को टारगेट करना है। जिस तरह मेरा बैकग्राउंड है ऑटोमोटिव, तो ऑटोमोटिव हेवन जो है वो मिशिगन है। तो अगर मैं जाके ऑटोमोटिव की जॉब में किसी और स्टेट में ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मुझे हार्ड टाइम मिलेगा। तो आपको ये रिसर्च करना ज़रूरी है, और वो आप रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ये चीज़ आप पहले एक यानी आपकी जो इंडस्ट्री है उसके हवाले से किस स्टेट में ज्यादा जॉब या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? कि वो क्या कहते हैं कि जिस तरह यहाँ पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑटो इंडस्ट्री बिग 3 है। बिग 3 के अलावा बिग 3 यानी कि जनरल मोटर, फोर्ड, क्राइसलर, इसके अलावा यहाँ पे टोयोटा भी है। यहाँ पर सारे जो बड़े जाइंट हैं उनके डिज़ाइन ऑफिसेस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसेस तो ऑल ओवर द अमेरिका है, लेकिन डिज़ाइन ऑफिसेस और इनके हेडक्वार्टर्स जो है ना अभी भी मिशिगन। अच्छा जावेद भाई, बाय द वे फोर्ड मोटर कंपनी के लिए काम करते हैं और ये कॉस्ट इंजीनियर है, राइट? जी जी, कॉस्ट एस्टिमेशन। तो रेज्यूमे, अच्छा तो अच्छा, और रेज्यूमे मतलब एक तो आप जो बता रहे हैं स्किल्स, को ऐसी सर्विसेज हैं ऑनलाइन जिसको आप यूज करके अच्छा रेज्यूमे डेवलप कर सकें, या
इसकी मेरे पास तो मैंने तो लर्निंग बाय डूइंग था। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ताकि आपको मैंने जो वर्ड यूज़ किया है कि घबराना नहीं है, तो उस लिहाज से मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आप बात याद रखें कि जब आप अमेरिका में आए तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बल्कि नेगेटिव लोगों से हर जगह ही दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे कि इट्स वेरी टफ, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको चैलेंज मिलेगा, आपको तो डिस्करेज करेंगे। और कुछ लोग आपको इनकरेज करेंगे। जॉब यहाँ पे हर किसी को मिल जाती है। पर्सनली मेरी जो एजुकेशन है, मैंने यहाँ पर आकर कोई अपने आप को अपडेट नहीं किया एजुकेशन वाइज। डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरी बैचलर डिग्री जो है वो एनडी से है, और उसके बाद उसके बाद किसी मैंने कॉलेज से यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट मुझे जॉब मिली है। लेकिन मैं जब जॉब के लिए यहाँ आया था, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारी इंग्लिश उस लेवल की है या नहीं है। तो मैं पर्सनली आई एम अ पिलियन। पिलियन मीन्स मैं पीले स्कूल का हूँ। तो जहाँ पर जो है ना, आई बिलीव के 5th ग्रेड या 6th ग्रेड में ABCD हमें सिखाई गई थी। तो मेरी इंग्लिश का लेवल कोई इतना अच्छा नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो हर कोई कर सकता है और ये मेरे दोस्त भी ये कहते हैं एज अ फन। तो तो उसमें आपको रेज्यूमे के लिए मेरे पास जो मैंने लर्न किया है, पहले मैंने आके अपना रेज्यूमे बनाया और अप्लाई किया। मेरे पास शुरू में कोई जॉब्स नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई। फिर यहाँ पे एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई आपका दोस्त ऑलरेडी हो, उससे आप गाइडलाइन लें। और फ़र्ज़ कीजिए कि दोस्त नहीं है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ कि आप जिस एरिया में भी हों, उसकी मस्जिद में आप कांटेक्ट करें। वहाँ पे आप इमाम साहब को या उनसे आप बताएं कि आपको हेल्प चाहिए। तो वो इमाम साहब आपको ये नहीं कहेंगे कि वो दुनियावी चक्कर में क्यों पड़ गए आप, और आप तो वो आपको हेल्प करेंगे कि वो Exactly. आपको कनेक्ट कनेक्ट कर करवा देंगे। देंगे तो लोगों से। आपका अगर कोई भी जानने वाला नहीं है, आप मस्जिद में चले जाएं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। कम्युनिटी हेल्प मिल जाती है, ठीक है जी। तो वो रेज्यूमे में आपके यहाँ पर टोटल मैं ब्रीफली बताऊं कि 10 पॉइंट्स होते हैं। उसमें एक तो करियर गोल या आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप बता दें कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए। और उसमें जाहिर है कि आपको पहले जॉब चाहिए होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे यही जॉब चाहिए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देके जो पोस्ट हुई है राइट। अकॉर्डिंगली उसको ट्यून अप करें। एग्जैक्टली। और फिर आपको जस्ट एक ग्लैंस देने के लिए कि जो आपका हायरिंग मैनेजर है, तो आप अपनी प्रोफाइल समरी और प्रोफेशनल स्किल्स लिख दें, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और टेक्निकली आपने क्या क्या कहने का मतलब ये है कि आपका जो रेज्यूमे पढ़ रहा है बंदा, उसके लिए आप आसान बना दें आसान बना समझने दें, के लिए। अगर आसान आप बना। उसके लिए मुश्किल, आप ये अज्यूम करेंगे कि जो वो खुद ही समझ लेगा, तो नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। उसके पास उतना टाइम हाँ, नहीं है, अपने आप को सेल करना है आपका। एग्जैक्टली। वो लाइक वो आपको नहीं जानता। यू हैव टू शो योर स्किल्स और के एग्जैक्टली। आपका बैकग्राउंड। तो आप ये अपने दिमाग से ये अजम्पशन निकाल दें कि वो आपको जानता है। एग्जैक्टली, तो ठीक है जी। उसके बाद तो प्रोफेशनल स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस। आप अपना एक्सपीरियंस के मामले में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट ये करूँगा कि बहुत सारे लोग पूरी एक कहानी, एक थीसिस लिख देते हैं कि पता नहीं क्या क्या आगे 12-15 पॉइंट्स लिख देते हैं। जहाँ यानी कि ईच एक्सपीरियंस पे अगर उन्होंने फ़र्ज़ कीजिए कि एक जॉब की हुई है, तो उसके ऊपर 12-14 पॉइंट लिख देंगे। दूसरी जॉब पे अनदर 10-12 पॉइंट्स लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे ये है कि मेरी रिकमेंडेशन है ये है कि 6 बुलेट्स इज़ इनफ। इन ओके। 6 बुलेट्स में आप अपने आप को डिफाइन कर दें। अच्छा, वो जो बुलेट्स हैं उसमें अक्सर लोग जो कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि उसके ऊपर हर बुलेट में वो स्टार्ट लेते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक्सपीरियंस में 6 बुलेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं कि वो एक ही चीज़ से जो है ना स्टार्ट कर देते हैं कि वर्क फॉर या रिस्पॉन्सिबल फॉर हर बुलेट का जो स्टार्ट है ना। तो काइंड ऑफ एक रेज्यूमे में आपको ये अपनी स्किल्स शो करनी होती है कि आपने क्या किया है और आपके पास कितनी यानी कि इतनी, अगर टेक्निकल जॉब है ना, इतनी हाई लेवल की आपकी लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती। आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपकी इंग्लिश जो है वो एवरेज इंग्लिश इज़ इनफ होती है। लेकिन अगर आप एक यही टोन लिखना शुरू कर देंगे कि रिस्पॉन्सिबल वर्क फॉर और तो वो एक अच्छा नहीं होता है। तो रेज्यूमे का एक रूल ये है एक्सपीरियंस
कि ऑलवेज वर्ब से स्टार्ट करें। आपकी करंट जॉब है तो वो प्रेजेंट फॉर्म होनी चाहिए, कि जिस तरह कॉमन कुछ वर्ड है कि एनालाइज, कंडक्ट, इवेल्युएट, फिर परफॉर्म या प्रोसेस। तो इस तरह के कोई 20-25 वर्ड्स है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, अगर आपको पब्लिश करनी हो तो आप ऑलवेज उससे स्टार्ट करें। वर्क की बजाय उनको यूज करें ताकि हाँ जो वर्ब है ना उससे आपको यानी स्टार्ट करना वर्क का जो लफ्ज है हाँ, उसकी बजाय वर्क वो या यूज रिस्पॉन्सिबल वर्क काफी हर रैंडम बुलेट और में बहुत जी हाँ, बहुत रैंडम हो जाएगा। वो आप वर्ब से स्टार्ट करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखें फॉर करंट जॉब कि आप ये Exactly. करते हैं, और पास्ट जॉब के लिए उसकी आप पास्ट फॉर्म लिखें, या उसको कहते हैं ना कि सेकंड फॉर्म, Past फर्स्ट फॉर्म, tense, yes. सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में चले जाए। उसमें मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, हमारे कम्युनिकेशन की दुनिया में उसे कहते हैं कि मेक इट एक्टिव, मेक इट लुक लाइक एक्टिव। जब आप भी कोई वर्ब पहले यूज करते हैं तो एक एक्शन उसमें नजर आता है जी। कि आप कोई चीज पे जी, एक्ट कर रहे हैं, जी। कि यू आर एनालाइजिंग जी। स्टफ, यू आर प्रोसेसिंग डेटा, यू आर कम्युनिकेटिंग स्टफ लाइक दैट। तो वो सामने वाले बंदे के साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है कि नहीं उसने जी। कुछ किया है, बजाय जी। इसके कि आप सिर्फ ये लिख दें कि जी आई एम एन एनालाइजर या आई एम क्या कहते हैं असिस्टेंट या व्हाटएवर। तो वो नाउन नहीं होना चाहिए, वर्ब से स्टार्ट। और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। Repetition नहीं और होनी चाहिए। रिपीटेशन ये है कि आपके पास आप अपने खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा, आपके पास विकेबलरी होगी। तो मेरे पास कोई मैं रैंडमली 25 वर्ब है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो Exactly. उसमें कोशिश करें कि आपका करंट एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस आप वो रिपीट ना करें। और अगर आपको रिपीट करना हो भी जाए तो एटलीस्ट ये होगा कि आपके फर्स्ट 2 एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, या 3 एक्सपीरियंस, मैंने कहा ना कि 6 बुलेट, तो आपके तकरीबन पास की 3-4 जो जॉब्स होंगी वो उसको कवर कर लेगा। और उसके बाद Exactly. अगर आप रिपीट करते हैं तो वो इतना विजिबल नहीं होगा। और सही। वैसे भी जो हायरिंग मैनेजर होता है, इसमें की मैं पॉइंट बता दूं कि आजकल रूल ये है कि अगर जॉब मार्केट, अगर किसी जॉब की डिमांड लाइक एवरेज है, यानी कि बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल है, तो उनका हायरिंग मैनेजर ये देख रहा होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, वो विद इन 5 ईयर्स है, वो लोग काउंट करते हैं। अगर आपने वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस ये लिख दिया कि आपने 15 साल पहले काम किया है, तो वो दे विल पुराना नॉट हो काउंट जाना। इट, और आपका जो है ना चांसेस कम हो जाएंगे। Exactly. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आपको हाईलाइट करनी इन चीजों को। ठीक तो एक्सपीरियंस में आप क्या कहते हैं कि ये चीजें लिखें, और जब आप बुलेट्स बनाएं उसमें कॉस्ट सेविंग का जिक्र करें, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का जिक्र करें। आप एडिशनल टास्क का, अगर आपको कोई एडिशनल टास्क दी गई है तो आप ये बताएं कि आपको एडिशनल टास्क दी गई थी और आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो और फिर आपको ये शो करना है कि आप टीम प्लेयर है, और आप क्विक लर्नर है, और डिसीजन मेकिंग में आपकी वो जो एबिलिटी है आप वो शो कर रहे हैं, और आप शो करें कि आप हर चीज़ को इनिशिएट करते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पर आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एक होता है OEM, जो कि बिग जाइंट होते हैं, वो बड़ी Right. कंपनीज होती है। वो ये लोग चीज़ें देखते हैं, वो कहते हैं कि जॉब आकर यहाँ पे कोई भी कर लेगा, वो आपको इनफ टाइम देते हैं। राइट वो ये 6-7 चीज़ें देखते हैं, और वहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। राइट और दूसरा आपका एक है टीयर 1 जिसे कहते हैं। तो वो होता है कि जो आपका जो कस्टमर है, लाइक OEM, जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उनको पार्ट सप्लाई करता है। तो टीयर 1 ये देखता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और ये स्किल्स भी देखता है। यानी कि आपको अपने आप को पॉजिटिव शो करना है, आपको अपने आप को टीम प्लेयर शो करना है, और आपको अगेन सेल करना है। राइट और एक फिर आता है टीयर 2। टीयर 2 वो हमारे यहाँ पे वो जो सेठों वाली कंपनियां होती है ना, कंपनी है तो जो, वो हाँ। छोटी कंपनियां होती है, और वहाँ पे टफ इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से आप सीखते बहुत ज़्यादा है। टीयर 1 और टीयर 2 से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो बहुत सारे लोगों की अप्रोच ही होती है कि इन कंपनीज में 2-3 साल जॉब करके एक्सपीरियंस लेके फिर आप Tier कस्टमर one की तरफ company, चले हाँ, जाएं। उसमें चले तो जाएं। बहरहाल तो एक्सपीरियंस में ये रेज्यूमे चीजें की बात कर रहे हैं, जी। आपने 2 पॉइंट बताए। सॉरी रिपीट करने का मतलब पहला पॉइंट कौन सा बताया आपने रेज्यूमे बिल्ड करते हुए? 6 बुलेट्स होने 6 चाहिए, बुलेट्स आपने बताए, हाँ। और स्टार्ट ऑलवेज वर्ब से करें, हाँ। और वर्ब रिपीट ना हो, और इसमें अगर करंट जॉब है तो प्रेजेंट फॉर्म,
और अगर पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप पास्ट टेंस यूज करें। रेज्यूमे से रिलेटेड और भी कुछ करना है? उसमें फिर आपको इसके बाद आपको एजुकेशन शो करनी है कि आपकी एजुकेशन Right. क्या है, और उसमें आपको ये शो करना है कि डिग्री, अब जिस तरह कराची में हम लोग, हमारी जो डिग्री है वो BE है, तो वो कहलाते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियर। वहाँ पे यहाँ पर इसको BS कहते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस इन व्हाट, तो यहाँ पे जो भी बैचलर करता है साइंस में, वो बैचलर ऑफ साइंस कहलाता है, लेकिन कौन सी डिसिप्लिन में किया है। तो उसमें फिर आपको बताना पड़ता है कि बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसको डिफाइन कर उसको दें, डिफाइन मतलब करना है। एक्सप्लेन कर दें ताकि और अगेन सामने वाले पढ़ने वाले को आसानी रहे, जनरलाइज उसके लिए ना जी रखें, जी specific उसके लिए, बोले। और ठीक है। आप उसको ईयर भी बता दें कि आपने कौन से साल में कौन किया? से साल में किया है। अच्छा और जी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कंप्यूटर स्किल्स, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। एग्जैक्टली, उसमें सॉफ्टवेयर के नाम जरूर लिखें, जरूरी है बिकॉज कि वो बहुत सारी जी, जी। कंपनी में जिनको ये, अगर आपने जो सॉफ्टवेयर की आपका एक्सपीरियंस है, अगर वही उनसे अलाइन हो जाता है तो दे विल बी वेरी हैप्पी कि आप पे उनको कम टाइम स्पेंड करना होगा ट्रेनिंग के हवाले से। और मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस है तो वो लिख दें। जरूर मेंशन करें। आप लिख दें। ऐसे ना समझे कि जी मुझे पूरा नहीं आ रहा था, वो क्या समझेंगे, नहीं, वो तो बाद में आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, आप कहें कि जी आपको आता है वो चीज। इसमें आप एक बात का ख्याल रखें कि जॉब जो रिक्वायरमेंट है उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एज लॉन्ग एज जिस तरह कुछ चीज़ें होती है वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको आता है, आप लिख दें। एग्जैक्टली, आप लिख दें, वो आपको, अगर वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी काउंट होता है कि जॉब कौन से लेवल की है, कि वो एंट्री लेवल की है या 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी वो काउंट सही हो है। जाता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मुझे 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए और इस सॉफ्टवेयर में मुझे एक्सपर्टीज चाहिए, तो वहां पर आपकी बेसिक स्किल्स काम नहीं आएंगी। लेकिन मेजोरिटी ये होता है कि वो सेकेंडरी स्किल्स होती है। Right. एज लॉन्ग एज अगर आप कोई डिजाइनर नहीं है और एक वो जो Right. जो डिजाइन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कि ऑटो कैड होता है या आइडियाज होते हैं, तो उसमें अगर वो आपको एज अ डिजाइनर जॉब करनी है तो फिर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अदरवाइज ये बेसिक चीज है। अच्छा भाई, ये बड़े बेहतरीन किस्म के जावेद भाई पॉइंट्स बता रहे हैं कि अपना खुद का एक्सपीरियंस है, I've seen that और I've known him। तो अगर आप कोई पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करते रहें। अच्छा जावेद भाई, ये रेज्यूमे के हवाले से और कुछ है या हम दूसरे ये पॉइंट पे? मैंने 10 पॉइंट्स, आपको 10 नंबर ही रेज्यूमे बनाना है, तो 8 पॉइंट्स ये हो गए। और पॉइंट नंबर 9 आप इसमें आपका वर्किंग स्टेटस बता दें। और ये भी एक बाज़ औक़ात पॉलिटिकल वो हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे लीगल है ना, तो फिर आप वर्किंग स्टेटस बता दें कि आप यहाँ परमानेंट रेजिडेंट, आपके पास ग्रीन कार्ड है या आप यहाँ के Exactly. सिटीज़न है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग, उसमें मैंने पॉलिटिकल इस वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अगर आप F1 स्टूडेंट है, तो F1 मीन्स आपने यहाँ पे मास्टर्स किया है, तो मास्टर्स के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है 2-3 साल का। तो कुछ लोग उनको हायर नहीं करना चाहते और कुछ लोग उनको हायर कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग वो इनिशियली मेंशन नहीं करते, वो अल्टीमेटली HR या रिक्रूटर जो भी आपका वो होता है वो पूछ लेता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये एक वो होता है कि आप अपनी एबिलिटी उनको शो कर दे, तो फिर वो सम केसेस में वो कहते हैं कि हाँ ये रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। और आप उनको जब बाद में पता चलता है कि योर वर्किंग स्टेटस इज F1, तो वो शायद आपको कंसीडर कर ले। तो बहुत सारे लोग इसको रेज्यूमे में लिखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिखते। तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट और लीगल सिटीजन है, आप लिखें। F1 वाले इसको स्किप कर दें, जब वो पूछे तो आप बता दें, क्योंकि आप कोई चीज़ हाइड नहीं कर सकते। और फाइनली वो रेफरेंसेस, आप वो एक लाइन होती है कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, क्योंकि रेफरेंसेस का मामला जो है ना, इंटरव्यू के बाद वो आपके रेफरेंसेस चेक करते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, कर लें तो आपका रेज्यूमे पक्का हो जाएगा। आपका रेज्यूमे पक्का हो अच्छा जाएगा। जी, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रेज्यूमे के बाद, अच्छा जी, रेज्यूमे मैंने बना लिया, अब क्या करना है मुझे? जी, वज़ू हमने कर लिया वज़ू कर लिया, और अब क्या कहते हैं कि नमाज की तरफ आते हैं, यानी कि एक्चुअल इसमें। तो ये जो इंटरव्यू जो है ना, ये भी एक आर्ट है, ये नहीं है कि नहीं। तो इंटरव्यू से पहले एक सेकंड, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं आपको। तो एक रेज्यूमे बन गया, उसके बाद कोई बड़ी बड़ी आपके पास
मोटी मोटी नाम है कोई जॉब पोर्टल जिस तरह के जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें अमेरिका में जॉब्स हासिल करने के लिए इजीली? तो कौन कौन मतलब जैसे नॉर्मली लोग एक लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल बनाते हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे आपको ढूंढ रहे होते हैं। इसके अलावा एक्टिवली अगर आप खुद ढूंढने जाएं तो कोई बड़े बड़े जॉब पोर्टल्स है जहाँ पे प्रोफाइल बना के जॉब्स ढूंढनी चाहिए? उसमें आप मैंने कहा ना कि आप अपनी रिसर्च कीजिए कि कौन सी कंपनी जो आपका एक्सपीरियंस है या आप जो जॉब करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कंपनीज की अपनी वेबसाइट पे आप चले जाएं। लेकिन आजकल लिंक्डइन जो है ना इज़ वेरी पावरफुल, और उससे जो है ना वो सबसे बेस्ट है। किसी ज़माने में मॉन्स्टर होता था, फिर वो इंडीड बेसिकली वो टेक्निकल जॉब्स के लिए नहीं है, या मेरे ख्याल से अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब नहीं है, वो थोड़ी सी लाइक क्लरिकल वर्क के लिए। ये जिप रिक्रूटर की साइट पे भी आजकल बड़ा आ रहा है। मैंने नहीं सुना, मुझे तो लोग जो है ना लिंक्डइन पे ही कांटेक्ट करते हैं। और लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है कि वहां पर अगर आप ये लिख देंगे कि अगर आपको कि आप यू आर लुकिंग फॉर न्यू चैलेंज इवन यू आर वर्किंग, तो वो फिर वो उसको, और वो वैसे भी आपको उनको पता होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑन एवरेज अमेरिका में जो है ना एवरी 5 years वो जॉब चेंज करते हैं। एवरी 5 years। अच्छा, और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, आई थिंक इट डजंट हर्ट कि अगर आप लिंक्डइन पे या किसी भी बड़े जॉब पोर्टल पे आपको कोई जॉब नजर आए तो हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए, और अगर उस कंपनी की डायरेक्ट कोई वेबसाइट हो, जो कि होगी ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी हायर कर रही है, तो कोशिश कीजिए कि उनकी वेबसाइट पर जाके जितनी आप रिसर्च कर सकें उस कंपनी के बारे में, और वहां पे डायरेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन हो तो वहां जरूर कीजिए। बिकॉज वहां पे अक्सर औकात जो हायरिंग डिपार्टमेंट है उनके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, आप उनसे फॉलो अप भी ले सकते हैं, और आप मतलब ये शो करता है कि आप एक्टिव तरीके से जॉब सीख करें, ना कि कोल्ड तरीके से। तो वुड दैट बी गुड, कंसिडर्ड गुड कि आप उनकी वेबसाइट्स पे डायरेक्ट अप्लाई करें और उनको कांटेक्ट भी करें फॉलो अप के लिए? वो जी, उसमें आप एक चीज़ होती है, मैंने रेज्यूमे का जिक्र किया लेकिन हमने कवर लेटर का जिक्र नहीं किया। तो उसमें कवर लेटर में आप वो रिसर्च करके आप वो सारी चीज़ें कि उनको किस टाइप का कौन से प्रोडक्ट वो बनाते हैं, किस टाइप का वो उन्होंने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो वो अकॉर्डिंगली आप अपना कवर लेटर, यानी उनको ये दिखाना होता है कंपनी को कि आप उनको जानते हैं, उनके बारे में आपको रिसर्च किया, आप इंटरेस्टेड है बेसिकली। जी। तो वो एक अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करना है, लेकिन मोस्टली लोग जो है यहाँ पर जब आते हैं तो टू बी ऑनेस्ट उनको सब जॉब चाहिए होती है। Exactly. वो बाद में आप स्पेसिफिक होते हैं कि नाउ आई वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दिस जाइंट कंपनी। हाँ, पहले तो लेकिन शुरू में अब उसमें क्या होता है कि जिस तरह मेरा केस है, मैं यहाँ पर लैंड हुआ और मेरे पास मेरा स्टेटस लीगल था, तो और मेरे पास डिग्री भी थी जो कि वो रिकग्नाइज डिग्री होती है, एनईडी की डिग्री रिकग्नाइज करते हैं ये लोग। तो अब आपको डायरेक्ट आप जॉब मार्केट में आ गए। दूसरा केस ये होता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए। स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो आप पहले मास्टर्स करते हैं या बैचलर करते हैं या जो भी डिग्री आपको लेना होती है, तो आप कल्चर से वाकिफ़ हो जाते हैं, और आपको बाज़-औक़ात यूनिवर्सिटी में वो इंटरव्यू और रेज्यूमे की 1 क्रेडिट आवर की क्लासेस भी होती है, अगर आप वो लेना चाहें, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, उनसे आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको इंटरव्यू में क्या करना है। बाज़-औक़ात उनसे आपको उन्हीं की कंपनी में वो आपको वो रेफरेंसेस के थ्रू मिल जाती है। तो चल जी, ये तो जॉब पोर्टल हमने अप्लाई कर दिया, वो फर्स्ट करेंगे कहीं से आपको रिक्वेस्ट आ गई, आपको फॉलो करना, आप इंटरव्यू के लिए जाना है, राइट? यही नेक्स्ट स्टेप है हमारा। तो इंटरव्यू में क्या करना है? इंटरव्यू से पहले ये मैं चले पहले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप वो करता हूँ कि आपने रिसर्च की, ठीक है, और इंटरव्यू की तैयारी करें आप पहले। इंटरव्यू की तैयारी ये होता है कि एक जनरलाइज, जिस तरह नमाज में सूरह फातिहा आपको पढ़नी है, ठीक है ना, तो इंटरव्यू में भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो कॉमन क्वेश्चंस जो है ना आपको उसकी तैयारी कर लें। उसकी तैयारी ये नहीं होती कि वो अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो आपको वो उसका जवाब जो है ना वो आप उसको देखें, उसके माइंड को रीड करें। अगर जनरल क्वेश्चन है तो इसकी कुछ बुक्स आती है, मेरे पास एक जो मुझे एक रिक्रूटर ने रिकमेंड की थी और वो बुक मैंने पढ़ी थी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो बुक पढ़ें, लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद जो है ना आप सुल्तान राय बन जाएंगे। अच्छा।
कि आप जो है ना 50 घंटों को भी जो है ना उस बुक के हिसाब से, लेकिन हाँ। आपको जाहिर है कि उस लिहाज से आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें कोई 1000 ऑफ क्वेश्चंस है, तो बुक का लेकिन नाम वाम आपको कुछ पता है उसका? जी जी, उसका नाम है नॉक एम डेड। आप स्क्रीन पे उसको ओके, वो कर दीजिएगा, और ठीक है। ये जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है, और इसके ऑथर है मार्टिन येट। ओके, तो ये बुक जो है वो आपको एक आइडिया करने के लिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप वही चीजें रिपीट एग्जैक्टली। करना शुरू कर दें। लेकिन एक हाँ, अमेरिकन कल्चर के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि क्या क्या जी आपको जी जी उनकी जी, ठीक है जी, वो वो हो चीज गया। वो आपने कर दी। फिर अगर इंटरव्यू आ गया तो फिर क्या करना है इंटरव्यू में? अच्छा, इंटरव्यू अगर आता है तो उसमें आप पहले तो वही वाली बात है जो हमने अभी डिस्कस की, कि आप देखें कि कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है, उसके थोड़ी रिसर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ का इंटरव्यू का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि आप गए वहाँ पर, तो जिस तरह आप जाते हैं, तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ पर भी जॉब है, आप अपने आप को आधे घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाए, 30 मिनट्स पहले। उसमें 30 मिनट्स पहले पहुँच के आप वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे ना चले जाएं, 15 मिनट्स अपनी गाड़ी में बैठे रहें, और 15 मिनट्स पहले वहाँ पे एंट्री दे दें। और मेरा यानी कि रिकमेंडेशन ये है कि जाके आप वॉशरूम में फ्रेश हो जाएं, अपने आप को चेक कर लें कि हाँ भाई, तो एक कोई कॉन्फिडेंस एक आता है। एग्जैक्टली, और लास्ट इसमें मोमेंट रश चीजें ना हो। जी, और उसमें आप फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए आपका। और इसमें कुछ बारीक चीज़ें होती है कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं कि आपके जो टाई होती है उसका और आपका बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। कुछ लोग इतने डीप लेवल में भी जाते हैं, मैं बता एग्जैक्टली, दूं, राइट राइट हमें राइट। तो नहीं पता होता था, हमारे पास तो एक सूट होता था, उसको पहन के आप चले गए हर इंटरव्यू में। लेकिन नहीं, बट इट डजंट हर्ट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर इससे आपको, ये तो वन टाइम एक अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आपको मिल गई जॉब तो फिर तो ये बाद में पहने या ना पहले ना पहने। पहले, लेकिन ये चीजें आपको जॉब नहीं दिलाएंगी। मैं इतना, ये माइनर चीजें हैं, माइनर ये चीज, मेजर ऑफ चीजें हैं। कोर्स। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, और आप ये सोचे कि मैंने इस तरह प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की थी, नहीं, तो इससे नहीं, ये तो सारी के मतलब बाद की लेयर्स हैं। जी कोर जो लेयर आपकी जी है वो तो आपको, यू हैव टू बी इफेक्टिव एट योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, वो तो है। जी लेकिन उसके बाद ये जो एडिशनल लेयर्स हैं उसमें ये कि यू नेवर नो कि किसको कौन सी बात पसंद है। ये एक एडिशनल लोगों को पसंद आने वाली बात है ना। जी ऑब्वियसली अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो जितनी अच्छी ड्रेसिंग कर लें, बट अगर क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद अच्छी ड्रेसिंग भी है एंड यू केयर अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स, तो वो हायर करने वालों को भी अच्छा लगता है जी कि नहीं यार, एक डिसिप्लिन बंदा है। जी, आपका इसी तरह वो हेयर कट, यानी कि इस वो आपका होना चाहिए, और ऑफ कोर्स शेव शेव करके जाना मतलब चाहिए। हाँ, टाइडी अप जी होना चाहिए जी, बंदे को। और इसमें एक अगेन मैं फिर वही सूरह फातिहा पे आ जाऊंगा कि हर नमाज में सूरह फातिहा तो मैं रिकमेंड लोगों को करता हूँ कि उसको आप ट्रांसलेशन के साथ जो है ना पढ़ें, क्योंकि हर नमाज में यूज़ होती है। तो यहाँ पर किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो जो उनकी बेसिक चीज़ है, उनका क्वेश्चन ये लाजमी तौर पे पूछेंगे कि डिफाइन योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली इंटरव्यू की सूरह तो अपने आप को एक यूनिक तरीके से एक यूनिक तरीके से आपको अपनी present करना समरी है। बनानी है। Exact. आपको बैकग्राउंड में आपको अपनी समरी बनानी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हो सकता है कि आप नर्वस हो सकता है कि आप उस वक्त आपको वर्ड ना मिल रहे हो, तो आपके पास ये चांस होता है कि आप कोई 8-10 लाइन की समरी जो है ना, उसमें आप प्रॉपर वर्ड और प्रॉपर तरीके से अपने आप को डिफाइन करें। उसमें ये होता है कि आप अपना करंट एक्सपीरियंस जो कि जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको हाईलाइट कीजिए, और पास्ट के एक्सपीरियंस पे आप इंटरव्यूअर से आप पूछ सकते हैं कि आप डू यू वांट मी टू गो टू माय पास्ट एक्सपीरियंस, और यू वांट टू फोकस ऑन माय करंट एक्सपीरियंस। तो वो उसमें वो बता देगा कि अगर वो ब्रीफली बता दे तो उसमें आप जो है ना 2-3 आइटम्स, लेकिन ये समरी आप बना के रखें अपने पास। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैंने बात के पॉइंट्स हम डिफाइन पे आ गए। जब आप फ्रंट डेस्क पे जाएंगे, आप जाके अपना नाम बताएंगे, तो जैसे ही हायरिंग मैनेजर आएगा उससे आपको फर्म हैंडशेक करना है। तो वो फर्मनेस इसलिए वो की जाती है कि देखें यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में ना, जिस तरह
पाकिस्तान में टांग अड़ाने वाले होते हैं ना, यहाँ पे भी होते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप एग्रेसिव है या नहीं है। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, एंड इफ इट इज़ वर्थ इट, सो यू वांट यू आर डेस्परेट टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें कुछ होती है कि आप, और फिर वो आपसे कॉफ़ी का पूछता है, चाय का पूछता है, तो इवन आपको नहीं भी पीनी है, आप पानी मांग ले जस्ट टू शो कि आप सोशली आप सोशल है। ऑल्सो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके वीकेंड के क्या प्लान है, और आप उससे पूछ लें कि आपने वीकेंड में क्या किया। यहाँ पे वेदर एक कॉमन स्मॉल टॉक, सोशल, तो आप इस तरह तो जब देन दिस इज वेरी गुड, जस्ट सो यू नो कि जावेद भाई तो कह रहे हैं हैंडशेक फर्मली, मतलब एक बिल्कुल कमजोर तरीके से नहीं, लेकिन ताकतवर तरीके से हाथ मिलाना। इट जस्ट शोज यू आर कॉन्फिडेंट, इट जस्ट शोज यू आर एनर्जेटिक, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। वो समझते हैं कि नहीं यार, यू आर ऑन योर टोज बेसिकली। तो उसके बाद ये जो आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 लोग होते हैं जो आपको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। आप जब आप डेस्क पे बैठते हैं या टेबल पे होते हैं, आप उनके विजिटिंग कार्ड जिस रो से, जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं ना, उसी तरीके से आप वो विजिटिंग कार्ड पुट करें, ताकि उनको पता चले कि दिस गाय इज ऑर्गेनाइज। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब वो नाम बताते हैं ना, आपको याद नहीं रहता, लेकिन आपने जैसे उन्होंने नाम या विजिटिंग कार्ड दिया, आप अपने उसी ऑर्डर से रख दें, और जब आप उनसे बात करें, आप भूल जाए, वो आप देख सकते हैं उनको उनके फर्स्ट नेम से। तो उनका पहला क्वेश्चन, फिर वो मैंने आपको बता दिया कि डिफाइन योरसेल्फ। तो उसमें आपको अपना क्या कहते हैं कि जब आप डिफाइन करेंगे, अच्छा, इसमें जब आप रेज्यूमे बना रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपने पाकिस्तान में की होंगी, और वो एग्जैक्टली यहाँ पर उसी तरीके से होती है, लेकिन वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो उसके लिए आपके फ्रेंड्स या बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले इंटरव्यू में जॉब मिल जाए, लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। तो उसमें आप देखें कि इस चीज़ को, अपने जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, उसको अमेरिकन वे में क्या कहते हैं, काम वही है। तो वो चीज़ें आपकी कल्चरल डिफरेंसेस, बाज़ों का ये होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक होती है, आपने पाकिस्तान में की हुई नहीं होती। आप अपने दोस्तों से वो एक आइडिया ले लें, 1 आवर डिस्कशन, 2 आवर्स डिस्कशन। तो जब आप वो अपने रेज्यूमे में पुट करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, डिफाइन योरसेल्फ के बाद वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पता है, तो इसको मैं कहता हूँ लेयर्स, कि आपको कितने लेयर्स में आप अगले को जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 1 लेयर है, तो आप अगर वो आपसे नहीं पूछता, डोंट एक्सप्लेन इट। जब पूछे तो आप उसको बेसिक डेफिनेशन बताएं, जितना बोलना उतना ही बोलना ना, जितना जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। और मैं रिकमेंड करता हूं कि 2 लेयर्स होनी चाहिए। तो वो जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप पहले 1 लेयर ही बताएं, फिर उसके ऊपर वो काउंटर क्वेश्चन करे तो फिर सेकंड लेयर में जाएं। लेकिन अगर आपने शुरू में ही सब कुछ अपने आप को बता दिया ना, तो फिर वो क्वेश्चन करेगा कि आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने सिर्फ डिस्कशन की है, उसकी बेस पे आप वहां पे फंस सकते हैं। तो और अगर आप एक्सपर्ट है, फिर आप जितनी भी लेयर्स में इंटरव्यू के हवाले से और कोई पॉइंट है, हम आगे बढ़े? अच्छा, इसमें एक और डिफाइन योरसेल्फ के अलावा आजकल जो इंटरव्यू का एक बहुत अरसे से चल रहा है, और ख़ासकर OEMs जो बड़े जाइंट हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफाइन होती है। उनको ये होता है कि यहाँ पे हर बंदा आके जॉब कर सकता है, वो आपको हायर करने के बाद इनफ टाइम देते हैं। लेकिन उनका जो इंटरव्यू पैटर्न होता है वो SARs उसको कहते हैं, सिचुएशन एक्शन रिजल्ट। तो वो आपसे पूछते हैं कि कोई भी सिचुएशन आपको बता देंगे कि आप बताएं कि कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको रिजॉल्व किया। तो अगेन, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि डिफाइन योरसेल्फ में आप अपनी समरी बना लें, तो आप 5 to 10 सिचुएशन ऐसे बना लें कि जिसके ऊपर अगर वो क्वेश्चन करता है तो आप वो किसी भी सिचुएशन को, कि वो सिचुएशन बताते हैं कि भाई अगर आपका कोई कभी क्वालिटी इशू आया हो, या अगर आप इंजीनियर है तो डिजाइन रिलेटेड इशू आया हो, या मैन्युफैक्चरिंग कोई भी आपके करियर में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो, उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया, कॉन्फ्लिक्ट को या इशू को, तो वो सिचुएशन है, आप उनको सिचुएशन बताएं, आप फिर उसमें एक्शन में जाएं। एक्शन में वो सेम रूल होता है कि जब मुझे सिचुएशन पता चली तो मैंने टीम बनाई, मीटिंग कंडक्ट की, आपने किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, तो और उसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरह की ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं,
तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोई 10 सिचुएशंस, कोई एक दो कहानियां तैयार रखे 10 पक्की। सिचुएशन 10 एटलीस्ट कहानियां 10। तो उसमें डिपेंड करता है कि कुछ कंपनी सिर्फ 3 to 5 सिचुएशंस आपसे पूछती है, और कुछ कंपनीज जो है ना बट बहुत दिस इज ज्यादा वेरी चली जाती इफेक्टिव, है। दिस इज वेरी इफेक्टिव वे। तो वो सिचुएशन एक्शन रिजल्ट जो इसमें जो जाइंट है, जिस तरह जर्मन और जापानीज जो है ना, वो सिचुएशन एक्शन रिजल्ट में जाने की बजाय कहते हैं कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हें आता क्या है। और कुछ लोग ये होते हैं कि नहीं, जॉब कोई भी कर लेगा, लेकिन हमें इसका एटीट्यूड देखना है कि इसने उन सिचुएशन एक्शन रिजल्ट्स में वो सारी चीज़ें आपकी देख लेता है कि टीम प्लेयर थे, या आपने डिसीजन मेकिंग आपने इनिशिएट किया। तो वो जो चीज़ें मैंने बताई ना कि रेज्यूमे में आपने Right, डालनी है, right, तो right. ये चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद क्या करना है? इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने आपको वो एक एक तो प्रोसेस ये होता है कि वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। फिर जब उनके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वो आपको पूछेंगे कि डू यू हैव आपके एनी कोई क्वेश्चन। सवाल, हाँ, तो तो उसके लिए कुछ सवाल तैयार रखे। तो उसमें जो मैं जब शुरू में आया था, तो मैंने कहा कि हमने तो हर चीज़ डिस्कस कर ली है, मुझे तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। तो मैंने अगेन यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, तो फिर मैंने उसी बुक जो मैंने आपको बताया और लोगों से डिस्कस किया, तो उसमें आप क्वेश्चन क्रिएट करें कि ये जो जॉब है ये क्रिएट की गई है या न्यू जॉब है, यहाँ पे कोई पहले से काम करता था। और दूसरी कहने का बात मकसद ये है कि आप वो जो इंटरव्यूअर है उनसे आप पूछे कि आप कब से कंपनी में हो, कौन सी पोस्ट से आपने स्टार्ट किया था, और अब कौन से लेवल पे हो, तो उससे उसको ये आइडिया मिलता है कि ये बंदा फ्यूचर को देख रहा है। एग्जैक्टली कहने का मकसद ये है कि इन सवालात से आप उनको ये जाहिर करते हैं कि आप खुद भी क्यूरियस हैं उस कंपनी के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो ये अगेन बताता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइन है इस जॉब में, बजाय इसके कि ऐसे ही रैंडमली को बंदा। और जो आपने रिसर्च की है कंपनी से रिलेटेड, तो आप उसको रिफर करें कि भाई मैंने देख रहा था कि मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो उसमें इसने XYZ का जिक्र किया था। तो आप उनको ये शो कर रहे हैं कि यू नो अबाउट द कंपनी। तो ये जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा जब ये आप क्वेश्चन सारे आप कर लें, आप उनसे पूछे कि डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी या हायर स्टडीज़ के लिए वो ट्यूशन कंपनी सपोर्ट कर रही होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये शो करता है कि आप इंटरेस्टेड है। उसके बाद का स्टेप ये होता है कि जो उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिए हुए होते हैं, तो उस विजिटिंग कार्ड पे आप जाके उन सबको जो भी ईमेल एड्रेसेस है, जो भी 2 लोग हैं या 3 लोग का पैनल है, उन सबको एक फॉलोअप ईमेल लिखें, और आप इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ें डिस्कस हुई है उसको हाईलाइट करें, और आप उनको अपना इंटरेस्ट शो करें। तो और ये आपको जो फॉलोअप जो लेटर है, वो प्रोटोकॉल ये है कि सेम डे आप लिख दें। और फिर आप अगर आपके पास वो उनका एड्रेस तो होगा, तो 3 to 5 डेज में आप उसको फॉलोअप भी कर लें। तो मोस्टली होता क्या है कि अगर उनके सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट है ना, और सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो विद इन 1 वीक में आपके पास कॉल आ जाएगी। अगर जो फाइनल उनका इंटरव्यू जिस दिन भी होगा, क्योंकि सिर्फ आपको तो वो करेंगे नहीं, वो उसमें मल्टीपल लोग होते हैं, तो विद इन 1 वीक आपके पास कॉल आ जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपके पास सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, विद इन 1 वीक कॉल नहीं आई, तो इट मीन्स के उन्होंने किसी को जॉब ऑफर कर दी है, आपको उन्होंने सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब ऑफर होने के बाद भी जॉब रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो वेट कर रहे होते हैं। तो लेट्स से कि आपको जॉब ऑफर हो जाती है, तो फिर आप देखें, आपकी पहली जॉब है, आपको कोई भी सैलरी वो ऑफर करेंगे, आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जब आपकी सेकंड जॉब होती है या आप ऑलरेडी जॉब पे होते हैं, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप सैलरी निगोशिएट कर लें। सो वो वांट गो क्विकली जावेद भाई, तो वो चला, इंटरव्यू प्रोसेस तो हो गया, अब आपका रिज्यूमे हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब आपको जॉब मिल जाती है। अब क्विकली मुझे ज़रा हम एक दो चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि व्हाइल यू आर ऑन द जॉब यहाँ पे मोस्टली जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन मिड लेवल की कंपनी है, एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, कुछ क्विकली 3-4 ऐसे पॉइंट्स बता दें कि जॉब पे रहते हुए कौन से आपको चीज़ें करनी हैं, ताकि जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, जो साथ के लोग हैं, उसमें आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और आप एक्सेल कर सकें उसमें। तो कौन कौन सी चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं ऑन द जॉब? उसमें आप जॉब में देखें, जो OEMs होते हैं वो आपको 6 मंथ्स का टाइम देते हैं, और आपके साथ एक मेंटोर या बडी साथ होता है। तो वो जो जॉब कर रहा होता है वो आपको
आपकी उसके साथ वन ऑन वन मीटिंग्स चल रही होती है, वो बेसिकली ट्रांजिशन चल रही होती है। तो वो पहले आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता है और फिर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप उसको बेस्ड ऑन द लर्निंग जो आपने 1 वीक या 2 वीक में किया है आप वो करते हैं, उससे क्रॉस चेक करते हैं। तो जब आपका वन ऑन वन हो रहा हो, आप राइट एवरीथिंग, सारे नोट्स लिखें और एक जगह लिख दें, क्योंकि जब आपकी एक्टिव लर्निंग चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हैं, तो वो ऑलवेज आप उसको राइट डाउन करें और की पॉइंट्स को लिखते रहें। और उसमें ये देखें कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ आप मीटिंग्स अरेंज करें और जितना लर्न कर जितना सके लर्न उसको। करें। और यहाँ पे एक और भी कल्चर ये है कि जो आपके साथ जॉब जो आपका बडी है या मेंटोर है या जिससे आपको सीखना है, उनको आप वक्तन फवक्तन लंच पे भी ले जाए। ये यहाँ पे जो है ना एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है या खुशामद का तरीका कह लें, या काइंड ऑफ एक वो है कि गुड जेस्चर, एक सोशल एक social वो कनेक्शन है। उनके जी, साथ डेवलप रखें, जी, ताकि जी, ऐसा ना हो कि सिर्फ वर्क रिलेटेड जी, हो, जी, कोड वर्क रिलेटेड के एनवायरनमेंट भाई जब काम हो आप हाँ। उसके पास पहुंच गए। और दूसरी एक चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं, एंड आई थिंक आपको भी आप उस पर जरूर थोड़ा सा वो कीजिएगा कि ओवरऑल जो भी आप किसी भी कंपनी में आप यहाँ जॉब करते हैं, उसमें वक्तन फवक्तन आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आपका एटीट्यूड ओवरऑल जो है, एक तो एक एटीट्यूड हमारी जिंदगी में भी होता है ना कि किसी के पास प्रॉब्लम आए तो फौरन दोस्त के पास या जो भी है उसके पास गए हुए ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। एक एटीट्यूड तो ये है। दूसरा एटीट्यूड ये है कि आप उस प्रॉब्लम को सामने वाले के पास लेके जाएं, उसको कहें कि यार ये प्रॉब्लम है और ये मेरे पास 3-4 सोल्यूशंस हैं। ऑलवेज गो विद द सोल्यूशन, भले ही वो घटिया से घटिया आपके सोल्यूशंस हो, बट एटलीस्ट सामने वाले को इंप्रेशन पड़ता है कि ही इज नॉट ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो कुछ करके आ रहा है, कुछ वो लेके आ रहा है। इज दैट अ गुड वे? इसमें आपको जब आप वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप खुद, आपके अंदर स्मार्टनेस होती है और आप खुद जज कर लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कौन सा एम्प्लॉई है जो आपकी हेल्प करेगा, आपको खुद पता चल जाता है। मैंने बताया ना कि कुछ लोग नेगेटिव्स होते हैं, वो हर चीज़ को, क्योंकि या तो नेगेटिव्स वो लोग नहीं होते, क्या होता है कि उनके लिए अगर कोई बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो प्रोजेक्ट करते हैं कि वो हर किसी के लिए बैड एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा नहीं होता है, अगर एक जगह से आपको हेल्प नहीं मिल रही, अगर वो नहीं कर सकता, आप फिगर आउट कर लेंगे, आप सेकंड पर्सन के पास चले जाए, थर्ड पर्सन के पास चले जाए। हर कंपनी में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपके लिए चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप फोकस करेंगे तो वो हर मुश्किल के बाद आसानी है। एक कुरान की एक आयत है, तो आपको अल्टीमेटली वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बट कहने का मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस भी करते हैं, आपके बॉस या सुपरवाइजर को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि नहीं ये बंदा है विलिंग है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हमेशा हमारे पास प्रॉब्लम लेके नहीं आता, सोल्यूशन भी लेके आता जी। तो वो जो भी एक वो है ना कि से कि आपके पास एक टास्क आई, आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको आपका सुपरवाइजर कहता है कि भाई आपने क्या किया, आप कहेंगे कि मेरे पास वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड आई वाज प्रोएक्टिव एंड आई डिड this paperwork based on the past or based on the history। तो आप उसको शो कर सकते हैं कि देखें मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने ये एफर्ट की है और यहाँ तक आप अपना एफर्ट शो करें। तो सुपरवाइजर खुद एक्सपीरियंस होता है, वो आपको गाइड करता है कि अच्छा ए से अगर आपको हेल्प नहीं मिले तो बी के पास चले जाएं, सी के पास चले जाएं। तो मल्टीपल वेज होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई कैन टेल यू, किसी भी जॉब में या आपके लाइफ में भी, इट्स नॉट द एंड रिजल्ट, इट्स योर एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड क्या है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, चाहे आप उस जंग को जीते भी ना जीते, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर फाइटिंग, that's what counts। जी, आपको वही बात आती है ना, देखिए कोई भी चीज़, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इनिशिएट करें और अपने आप को चैलेंज करें। आपके अंदर की जो स्किल्स है उसको आप यूटिलाइज करें। वो स्किल्स है, लेकिन समटाइम्स आप कंफर्ट जोन में होते हैं exactly। और या लेजी होते हैं, आप वो उन स्किल्स को यूज़ नहीं करते। तो ऑलवेज इनिशिएट। आप ये नहीं सोच के बैठ जाएं कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। इनिशिएट राइट अवे। जैसे ही आपने इनिशिएट किया तो बेसिकली यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ कि अब तो इनिशिएट किया है, अब तो फंस गए। तो वही तो अब आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो तो हो गया। इसके अलावा और कोई चीज़ जो हमें याद रखनी है ऑन द जॉब, कोई चीज़ें करनी है एक्सेल करने के लिए, कामयाब होने के लिए? बस इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर कहें कि वर्क एनवायरनमेंट की।
बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। कोई भी समटाइम्स ये होता है कि कोई अगर आपके पास कोई ऐसी टास्क आ जाती है दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टिपिकल कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हर बात को जो है ना यही कहते हैं कि दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी करके टाल देते हैं। आप अगर आपको आता है, इवन इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस और यू लर्न फ्रॉम समवेयर एल्स, आप हेल्प कीजिए, अगला आपके पास आएगा लोग ज़्यादा, तो आप डिपेंडेबल हो जाएंगे। तो जितना आप डिपेंडेबल होंगे आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी होगी, आपकी प्रमोशन होगी। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन सबसे कम, अगर मैं कहूँ ना कि सबसे कम डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर है, तो वो अमेरिका में है। तो कोई आपके टैलेंट को वो नहीं कर सकता, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। जी, तो वो टैलेंट है। आप पॉजिटिव रहें, टीम प्लेयर, और हर किसी की हेल्प कीजिए, और ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। और सबसे बेस्ट वो ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, और कभी भी ये नहीं सोचे कि अब आपको सब कुछ आता है। एग्जैक्टली, ऑलवेज कीप लर्निंग। हाँ, और एक चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर काम आई है, एंड आई एम श्योर आपको भी पता होगा, मुझे हमेशा से एडवाइस मिली है, एक रूल अगर आपको ऑन द जॉब किसी भी जॉब में आपको वो फॉलो करना है, तो वो ये है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। हमेशा जो भी चीज़ आप प्रॉमिस करें काम में, जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा कम प्रॉमिस करें अपने आप को सेव करने के लिए। और इवेंचुअली जो आप प्रॉमिस करते हैं फिर उससे ज़्यादा डिलीवर करते हैं सामने वाले को, तो वो हमेशा उनके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है। वो खुश होते हैं, बजाय इसके कि लंबी लंबी पहले से छोड़ दें और फिर वो आप अंडर डिलीवर करें, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका रिवर्स वो करें, कम बोलें और ज़्यादा डिलीवर करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें आ जाता है ना, कि इवन इनका पॉजिटिव एटीट्यूड का लेवल मैं आपको बताऊं, जो मैंने मिस भी कर दिया, कि बाज़ औक़ात ये आपसे पूछते हैं कि आप अपनी वीकनेस बताएं, तो वो वीकनेस में आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी होती है, उसमें भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना होता है कि आपके अंदर जो वीकनेसेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम वर्कहोलिक, कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं जो प्रॉब्लम आई है उसको मैं फोर्स ही करना चाहता हूँ इवन बिफोर इट अराइज। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड वो मांगते हैं। मुझे इससे याद आया कि प्रेसिडेंशियल या डिबेट्स होती हैं, उस पर सदारती उम्मीदवारों से भी क्वेश्चन किया जाता है, और मुझे अभी तक वो जो आपने बात बताई मुझे याद है, ओबामा 2008 में आई थिंक उसको किसी ने सवाल किया था कि आपकी वीकनेस क्या है, तो उसने भी बड़े स्मार्ट अंदाज में वीकनेस की बजाय अपनी वो बताई कि वो कहता है कि जी मैं इतना काम अपने सर पे ले लेता हूँ कि मुझे हर वक्त कोई साथ एक बंदा चाहिए जो मुझे लास्ट मोमेंट रिमाइंड कराता रहे कि अब तुम्हारा करने का ये टाइम आएगा, को करने का ये। तो इन अ वे वो एक अपनी वीकनेस है, लेकिन वो बता रहा है कि मैं इतना काम अपने सर पे ले लेता हूँ कि मैं हमेशा काम में ही लगा रहता हूँ। सो दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल। जी, तो ये यहाँ पे ये जो कुछ कीवर्ड्स है ना, वो इंटरव्यू, ड्यूरिंग द यानी कि आफ्टर द जॉब, और रेज्यूमे, ये हर जगह आपको शो करने हैं और रिफ्लेक्ट करने हैं। और वो होता है ना कि वॉक ऑन योर टॉक, तो वो जब आपने रेज्यूमे में लिखा है, आपने इंटरव्यू में बताया, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो जॉब मिलने के बाद यहाँ पे फायर भी बहुत इजीली हो जाते हैं। यानी कि स्पेशली अगर प्राइवेट कंपनी स्पेशली अगर प्राइवेट कंपनी है, और वो ज़्यादातर एटीट्यूड पे होते हैं, यानी कि कुछ लोगों का या तो फायर होते हैं, या फिर वो उसका एक जो थोड़ा इज्जत से जो है ना वो ले ऑफ ही होता है, कि जब भी कोई वर्क फोर्स रिडक्शन या मार्केट अगर फ्लक्चुएट करती है, सबसे पहले वही जो जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा ना, तो उसी का नाम होता है। फिर आप जिसको भी ब्लेम कर लें कि भाई आपका कलर ऐसा है, या वो अगला आपको लाइक नहीं करता था, तो ये वाकयात मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, लेकिन वो ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन इंसान जो है ना अपनी गलती उसको भी मानना चाहिए, उसको जितना वो गलती मानेगा, वो उसमें उसका फायदा है, वो उसको इम्प्रूव करेगा। तो उसमें वो लपेटे में आ जाते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। चले जावेद भाई, थैंक यू। एनी फाइनल थॉट्स, एनी थिंग जो आप मिस कर रहे हो, या कुछ बताएं फाइनल लोगों को जो अभी आई यूएस में कुछ हमने बात की, उसके अलावा फाइनल थॉट्स। तो ये जो अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि यूएस में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो और उनको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कंसर्न होती है, अपना रेज्यूमे। तो मैंने बताया ना कि पहला स्टेप तो मैं ही हूँ कि
मैं यहाँ लैंड हुआ था, आपको कल्चर में भी एडजस्ट करना है, आपको लैंग्वेज वाइज एडजस्ट करना है, आपको अपने जो एक्सपीरियंस को है वो ट्रांसफॉर्म करना है अमेरिकन जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों को ढूंढें, उनको उनके पास जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा, और जो डिस्करेज करें उनसे दूर हो जाएं। और दूसरा एक ये कि जो मास्टर्स जो करते हैं या जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूलों से है, उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि उनके लैंग्वेज स्किल्स उनको थोड़ा सपोर्ट करती है। और जो मास्टर्स करते हैं वो 2 साल में यहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें ओवरऑल यही है, स्टे पॉजिटिव, और सराउंडिंग में जो भी आपको इनकरेज करने वाले हैं आप उनके साथ रहें, और नेवर गिव अप। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, नेवर गिव अप। आपको अल्टीमेटली अगर किसी को 2 महीने या 3 महीने लगते हैं, या तो आपको 6 महीने लग जाएंगे या साल लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट इट। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली आप हार मान रहे हैं, और आपको किसी भी सूरत में हार नहीं माननी है। आपका टाइम जरूर आएगा। जी। वो नेगेटिव पॉजिटिव से मुझे याद आया, दवाई की डब्बी पे लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो आपको अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, नेगेटिव लोग और भरमबाजों से दूर रखना है। क्योंकि जो ये जो कुछ लोग होते हैं कि वो छोटी छोटी अचीवमेंट को है ना बड़ा एग्जैजरेट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो उनकी मेजर अचीवमेंट्स होती है लेकिन वो उसको इतना शो ऑफ नहीं करते। तो हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। आपको अपनी जो क्या कहते हैं कि किस्मत खुद आपको और अपनी स्किल्स और किस्मत को खुद के लिए वो यूटिलाइज करना है या देखना है। दूसरों के एक्सपीरियंसेस और दूसरों की स्किल्स पे आप ना जाएं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा एग्जैजरेट कर रहा है और कौन सा बंदा जो है ना वो आपको डिस्करेज कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें खतरनाक है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।